अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 12 यूनिट नंबर 15 जो कि हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट, इसका हमारे पास जो टॉपिक चलेगा एसी थ्रू रजिस्टर, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए पावर का। तो पावर बेसिकली होता क्या है और एसी अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग पावर का कंसेप्ट कैसे लेते हैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो पावर का कंसेप्ट सबसे पहले हम लोग लेंगे। तो बेसिकली पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप लोग पावर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। पावर हमारे पास क्या होता है, वी आई के बराबर होता है। और ये पावर कौन सी वाली पावर मैं कहना चाह रही हूँ कि इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर होती है, वी आई के बराबर होती है। नाउ अब मैंने बताना है कि वी हमारे पास किसके बराबर होगा। वी की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा कि पावर इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू वी एम पुट करूँगी। v मेरे पास क्या होगा, v इज इक्वल टू किसी भी इंस्टेंट पे ले रही हूँ तो वी एम साइन थीटा। और i कितना होगा, i इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा होगा। सो जब मैं ये वैल्यूज पुट करूँगी तो मेरे पास पावर निकल आएगा। अब आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा कहाँ से आया है और i इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा कहाँ से आया है। अब ये हम लोगों ने बेसिकली कहाँ से किया, फिगर से किया, जो कि हमारे पास ग्राफ है साइन थीटा का और वेलोसिटी के वोल्टेज के साथ टाइम का। तो हम लोग जब इसमें फिगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं साइन। तो साइन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्राफ में ज़ीरो से स्टार्ट होता है। और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 90 डिग्रीज। और ये कितना है 180 डिग्रीज। ये कितना है 270 और ये कितना है 360। नाउ स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोगों ने क्या बनाया कि v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा बना दिया, ठीक है। साइन थीटा ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने इसी ग्राफ से ही निकाला है। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगी, मैं यहाँ पे कहूँगी कि जो हमारे पास e इज इक्वल टू वी है। अब ये e क्या है मेरे पास, e मेरे पास है आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड क्या है, वोल्टेज है। और ये कौन सा है, अप्लाइड या ओरिजिनल वोल्टेज है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास v इज इक्वल टू थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी पुट कर सकते हैं। नाउ अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट इससे आगे आपको बताऊंगी कि हमारे पास v इज इक्वल टू वी एम वाला फैक्टर कैसे आता है। जब मैं पुट करूँगी वी एम साइन ओमेगा रहने दूंगी और टाइम की जगह क्या पुट की है, t/4। मतलब ये वो टाइम है जब वोल्टेज क्या था, मैक्सिमम था, ठीक है। वोल्टेज क्या था, मैक्सिमम था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये वाला टाइम 0 होता है, ये वाला टाइम क्या होता है t/4 होता है और ये टाइम क्या होता है t/2 होता है, बिल्कुल हाफ हो जाता है। और ये टाइम क्या है 3t/4 और ये क्या हो जाता है t हो जाता है। तो मैंने टाइम को हाफ कर दिया और मैंने कहा t/4 ये वो टाइम है जब हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हमें वोल्टेज में मिली जा रही है या फिर आ रही है हमारे पास। तो अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगी। तो मैं कह रही हूँ कि v इज इक्वल टू वी एम साइन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ओमेगा की जगह 2π/t पुट करूँगी, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है किसी भी पीरियोडिक मोशन के लिए। t/4 हो गया, t से कैंसिल हो गया, बाकी जो पीछे रह गया वो क्या रह गया, 2 π/2। π/π होता है क्या, 180 डिग्रीज होता है। 180 डिग्री को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आता है, 90 आता है, यस। सो मैं क्या पुट करूँगी, v इज इक्वल टू वी एम साइन 90 डिग्रीज। और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि साइन 90 होता है कितना है, साइन 91 के बराबर होता है। और ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, v इज इक्वल टू वी एम रहेगा। इसका मतलब है t/4 टाइम में, अब मैंने जो आपको ग्राफ के मुताबिक बताया t/4 वो टाइम है जब हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे करंट के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, जो कि मैंने आपको बताया I इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा है। सो मैं कहूँगी कि I इज इक्वल टू, हमारे पास करंट के लिए फॉर्मूला मैं यहाँ पे निकालना चाह रही हूँ, I इज इक्वल टू E/R, मतलब ओहम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। E की जगह V की जगह मैं क्या लिख दूँगी, E लिख दूँगी, क्योंकि ये वो आर्टिफिशियल या फिर इंड्यूस्ड वोल्टेज है
जो मैं यहाँ पर पुट करना चाह रही हूँ, ठीक है। या फिर ई की जगह आप लोग वी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, वी बाय आर। तो वी की जगह मैं क्या पुट करूँगी, वी की जगह सेम मैं यही वैल्यूज़ पुट करूँगी जो कि मेरे पास आया था, वी इज इक्वल टू वी एम साइन 19 लिखूँगी। मैं क्या लिखूँगी, साइन थीटा लिख दूँगी, क्योंकि हम लोग आई को भी थीटा के लिहाज से निकालना चाह रहे हैं। वी एम साइन थीटा, और फर्दर मैं क्या कहूँगी कि वी एम बाय आर था, नीचे आर भी मौजूद था। अब वी एम बाय आर किसके बराबर होता है, अगेन वी एम है तो मैं क्या कहूँगी, आई एम के बराबर होगा और साथ में साइन थीटा आएगा। तो ये हमारे पास करंट के लिए भी मैंने फॉर्मूला निकाल लिया। तो ये बात थी जो आप लोगों को बताना चाहिए थी कि पावर वी एम साइन थीटा और आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा मैं कैसे लगा रही हूँ। सो अब मैं आप लोगों को फर्दर आगे बताऊंगी इसके बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कॉस हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखना है कॉस का जो ग्राफ बनता है वो मैक्सिमम से बनता है, जबकि साइन का ग्राफ कहाँ से बनता है, मिनिमम यानी 0 से बनता है, ठीक है। कॉस का हमेशा कहाँ से बनता है, कॉस का हमेशा 90 डिग्री से बनता है, मतलब ये कि कॉस का अगर मैं बना रही तो मैं ऐसे बनाती। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे पावर के बारे में, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे एसी थ्रू रजिस्टर, मतलब ये जो मेन बेसिक्स है ना ये आपको पता होना चाहिए। तो पावर हमारे पास क्या है, पावर इज इक्वल टू, पावर से पहले मैं कहूँगी वी इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा। ये पता चल गया होगा आप लोगों को। किसी भी इंस्टेंटेनियस किसी भी लम्हे के लिए मैं निकालना चाह रही, जो कि मैक्सिमम के लिए था, निकाला तो मैंने मैक्सिमम के लिए था, लेकिन मैंने अब ये जर्नल फार्मूला निकाल दिए करंट और वोल्टेज के लिए, जो कि आप लोग मेरा लेक्चर देखेंगे न्यूमेरिकल्स पोर्शन का, उसमें मैंने ये फार्मूलाज यूज़ किए हुए हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास प्ले लिस्ट भी है तमाम के तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स की। तो अब मैं क्या करूँगी, पावर इंस्टेंटेनियस निकालना चाह रही हूँ, तो मैं करूँगी कि वी आई और वी की जगह क्या पुट कर दूँगी, वी एम साइन थीटा, और आई की जगह क्या पुट करूँगी, आई एम साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं फर्दर क्या करूँगी कि वी एम और आई एम को अलग निकाल लूँगी, बाकी जो पीछे रह गया वो क्या रह गया, वो रह जाएगा इस तरह से ब्रैकेट फॉर्म में लगाऊंगी, एवरेज, ठीक है, एवरेज साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं जो पावर निकाल रही हूँ ये एवरेज है, ठीक है। पावर एवरेज इस तरह लिख सकते हैं, या फिर पावर एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोग जब नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ आप लोग लिखें भी कि एवरेज साइन थीटा का जब एवरेज लेते हैं हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, जबकि साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज लेंगे हमारे पास ये हमेशा क्या आता है, 1/2 आता है। तो आप लोग एज अ मेडिकल स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी है मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको नोट्स बनाने लाजमी है, बिकॉज आगे जब आप लोग इंट्री टेस्ट देते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों के पास नोट्स होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोगों ने मैक्सिमम पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं और साथ साथ ही तैयारी करनी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि साइंस के थीटा की जगह मैं क्या लिखूँगी, साइंस के थीटा की जगह मैं लिखूँगी वी एम आई एम, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अब मैं फर्दर क्या कहूँगी कि वी एम आई एम। अब आप लोगों को मालूम है जब भी 2 दफ़ा अंडर रूट हो किसी भी वैल्यू के ऊपर तो वो ख़त्म होके क्या बन जाता है, वो बन जाता है नॉर्मल वैल्यू, मतलब हाफ बन जाएगा। 1/√2 किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर। कैसे होता है अब हम इसको देखते हैं, 1/2 का स्केयर। अब ये मैंने क्या कहा कि 1/2 1/√2 दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो मैंने स्केयर ले लिया, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया और हमारे पास 1/2 के बराबर ही वापस आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, 1/√2 विच इज़ मल्टीप्लाइंग विथ 1/√2। अब मैं क्या कहूँगी कि वी एम के नीचे भी अंडर रूट 2 डाल दूँगी और आई एम के नीचे भी अंडर रूट 2 डाल दूँगी, तो वी एम ओवर अंडर रूट 2, और इसी तरह मैं कहूँगी आई एम ओवर अंडर रूट 2। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद मैं इस अंडर रूट वाले वैल्यूज़ को क्या कह रही होंगी, इन वैल्यूज़ को मैं कहूँगी वी आर एम एस और आई आर एम एस। ये हमारे पास क्या होती है, रूट मीन स्केयर वैल्यू होती है, और ये हमारे पास पावर एवरेज निकला। तो पावर इंस्टेंटेनियस तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे निकालते हैं, वी एम साइन थीटा और आई एम साइन थीटा। लेकिन जब आप लोगों ने पावर एवरेज निकालना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, वी एम ओवर अंडर रूट 2, आई एम ओवर अंडर रूट 2। अब ये एम का मतलब क्या है, एम इज़ द मैक्सिमम वैल्यू जो किसी भी रजिस्टर या फिर जो वोल्टेज की जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम लोग वी एम बोलते हैं।
और ओवर अंडर रूट टू, जब हम लोग वी एम को अंडर रूट टू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो हमेशा याद रखने की वैल्यू जो आती है वो आर एम एस होती है, और आर एम एस की वैल्यूज़ आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में गिवन होती है, जो कि आप लोगों ने इसी फार्मूला में पुट करना होता है. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक. तो आप लोगों को अब इसके बाद एक और मेन कंसेप्ट बताना चाहिए जो कि हमारे पास है फेस. फेस होता क्या है, ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए. तो बेसिकली फेस जो होगा उसको आप लोग बोल सकते हैं, फेस एक्चुअली मीन्स एंगल होता है. फेस का मतलब असल में क्या होता है, एंगल होता है. तो इसके बारे में मेन जो आप लोगों के पास एक्सप्लेनेशन है वो आपके पास बुक में मौजूद है, बट मैं यहाँ पे एक क्विक सा एक आप लोगों को कंसेप्ट देना चाहती हूँ, ठीक है. तो अब आप लोगों को इसकी बात पता होनी चाहिए. फेस तो मैं आपको बता दी एंगल होता है, एंगल डिफरेंस को हम लोग फेस डिफरेंस कहते हैं. तो अब हम लोग देखेंगे कि फेस लैगिंग क्या होता है. फेस लैगिंग फेस लैगिंग में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो भी ग्राफ बना रहे होंगे उसमें या फिर वोल्टेज लीड कर रहा होगा और करंट लैग कर रहा होगा. अब लीड का मतलब है कि रैंडमाइज करना, मतलब है कि किसी को अपने पीछे लेके जाना, फॉलो करवाना, किसी को बोलना कि मुझे फॉलो करो. सो अब मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रही हूँ कि जिससे आपको कंसेप्ट पता चलेगा फेस लैगिंग और फेस लीडिंग का. अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरे पास एक ग्राफ बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है. लेट्स सपोज ये हमारे पास वोल्टेज हो गया, ठीक है. और इसी तरह से मैं एक और ग्राफ बता रही हूँ कि वो हमारे पास कैसे हो रहा है, वो हमारे पास ऐसे हो रहा है, और ये बस वोल्टेज किसका है, करंट का. अब आप लोगों ने यहाँ से मुझे बताना है कि फेस लीड कौन कर रहा है, करंट लीड कर रहा है या फिर करंट लैग कर रहा है, और या फिर वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है. तो आप लोग देख रहे हैं कि हमेशा वही चीज़ लीड कर रही होती है जो पहले उस फेज से गुजर के आ चुकी होती है. लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि हमारे पास जो वोल्टेज वाला जो ग्राफ है वो कौन सा, ये वाला है ना, ये वोल्टेज वाला है. तो वोल्टेज पहले गुजर के आ गई है इस फिनोमिना से, मतलब ये कि ये 90 वाले, लेट्स सपोज कि ये 90 पे भी मौजूद है, हो सकता है कि 270 पे भी हो, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि ये 90 पे मौजूद है. तो ये उस फेज से गुजर के आ चुकी है ज़ीरो वाले. लेकिन ये जो करंट वाला जो ग्राफ है उसमें हमें ये लाइन पता चली कि ये लाइन अभी ज़ीरो से जा रही है. तो ये इसका ज़ीरो है तो इसका 90 है. सो इससे क्या पता चल रहा है कौन लीड कर रहा है. तो अगेन वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है. वोल्टेज आगे जा रहा है, मतलब ये कि वोल्टेज आगे है, अभी वो आगे निकला हुआ है. और लैग कौन कर रहा है, जो लीड नहीं कर रहा वो क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा. सो इस तरह से आपको ये फिनोमेना पता होना चाहिए कि लीड क्या होता है और लैग क्या होता है. अब एक और मैं ग्राफ बनाऊंगी, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कितना आता है. सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ये ग्राफ बना है मेरे पास और ये बना है. इसमें से मैंने बताना है कि अब कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है. सो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो ग्राफ बना है वो ये ऊपर वाला ग्राफ ज़ीरो से स्टार्ट है, और नीचे वाले ग्राफ के हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 180 से स्टार्ट है, ठीक है. नीचे वाला ग्राफ 180 से स्टार्ट. अब ये 180 वाला ग्राफ 90 के फेज से गुजर के आ चुका है, लेकिन जो ज़ीरो वाला ग्राफ है अभी अपना इनिशिएट ले रहा है, मतलब कि अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है. सो जो ज़ीरो वाला ग्राफ है वो क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है. और जो 180 से नीचे वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है. रिमेंबर दिस, ये लीड कर रहा है. सो इस तरह से आप लोगों ने अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी है कि आप लोग कैसे इसको समझ सकते हैं. कि हमेशा बात याद रखनी है कि जिस ग्राफ की लाइन पहले ही उस फेस ऑफ द ग्राफ से गुजर के आ चुकी है, जहाँ से मतलब है कि जहाँ से पहला ऊपर दूसरा वाला गुजर रहा है, ठीक है. अभी मैंने आपको बताया कि इस वाले ग्राफ में ये जो हमारे पास करंट वाला जो लाइन था, मतलब जो ग्राफ बनाया था, करंट वाला ग्राफ अभी ज़ीरो से गुजर रहा था, जबकि वोल्टेज वाला गुजर के आ चुका था और वो 90 पर मौजूद था. सो लीड कौन कर रहा होगा, वोल्टेज लीड कर रहा है, और जो करंट है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है. सो अब मैंने जो यहाँ पे आप लोगों को बताया है, इसमें से आपको क्या पता चल रहा है कि ए इज़ लैगिंग या फिर करंट इज़ लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, या फिर वोल्टेज इज़ लीडिंग वोल्टेज इज़ लीडिंग ए, ठीक है, या फिर वोल्टेज इज़ लीडिंग करंट, या फिर ए, जो भी है.
तो आप नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं। सो नाउ अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है AC थ्रू रजिस्टर। होप सो कि आप लोगों को ये तमाम का तमाम कंसेप्ट समझ आ चुका होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग वीडियो अगेन वॉच करें। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो देन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो लेक्चर, देन आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। स्टूडेंट, जब भी हम लोग रजिस्टर के अक्रॉस AC को रीड करते हैं, सबसे पहले हमें सर्किट जोड़ने आनी चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पर AC सोर्स प्रोवाइड करें, AC सोर्स। अब हम लोग AC को रजिस्टर के क्रॉस पढ़ें, सो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है कि जो AC सोर्स है उसको हम लोग देखेंगे। तो AC सोर्स अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जब हम लोगों ने AC सोर्स यहाँ पर लगाया है और साथ में हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है, और रजिस्टर मौजूद है। रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग करंट को रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। करंट को रीड नहीं करेंगे, बेसिकली हम लोग देखना चाह रहे हैं कि AC सोर्स जब रजिस्टर के क्रॉस काम करती है तो हमें कैसे कैसे वैल्यूज़ मिलते हैं पावर की भी, और हम लोग यहाँ से फिनोमिना भी बताएंगे कि लैग कर है, लीड कर है, उसके बारे में हम लोग सब कुछ याद रखना सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें फिजिक्स में याद रखते हैं, कुछ चीज़ें हमेशा समझते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि बेसिकली आप लोगों ने 100% पूरा का पूरा कंसेप्ट लेना है। कंसेप्ट भी लेंगे, कंसेप्ट से मेजर पोर्शन ऑफ योर फिजिक्स, बट आप लोगों को साथ ही क्या होना चाहिए कि रिकॉलिंग, आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों को अच्छी तरह आना चाहिए, और मेमोरी आप लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं एज वी नो डैट हमें क्या मालूम है। हमें मालूम है कि हम लोग पढ़ के आ चुके V इज इक्वल टू VM साइन थीटा। यहाँ बस क्या इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे। बेशक आप लोगों को मालूम हो या ना हो V इज इक्वल टू VM साइन थीटा, लेकिन आप लोगों ने एक क्या बोलते हैं उसे कि इक्वेशंस यानी डेरिवेशन आप लोगों ने याद की हुई, तो आप लोग यहाँ पे यही लिखेंगे कि एज वी नो डैट, ठीक है। सो अब इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, एज V इज इक्वल टू IR। हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR के बराबर है। यहाँ बस कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन B कह देते हैं, ठीक है, इक्वेशन B कह देते हैं इसको। और अब हम लोग फर्दर आगे क्या कहेंगे, B या 2 कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, V इज इक्वल टू I होता है, और I किसके बराबर होता है, V ओवर R के बराबर होता है। तो अब मैं करूँगी क्या कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको मैं पुट करूँगी वन इक्वेशन इन B। वन इक्वेशन को मैं B में पुट करूँगी, ठीक है, या फिर इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं B में। तो पुट करेंगे वन इक्वेशन इन B। अब ये हमारे पास क्या आएगा, VM, मतलब मैं V की जगह क्या लगा रही हूँ, VM साइन थीटा लगा रही हूँ, साइन थीटा ओवर R विच इज इक्वल टू I। अब मैं कहूँगी कि VM ओवर R किसके बराबर है, अगेन ये हमारे पास बराबर होता है IM के, और साथ में साइन थीटा विच इज इक्वल टू I। सो I इज इक्वल टू IM साइन थीटा। सो इस तरह से हम लोगों ने निकाला है V इज इक्वल टू VM साइन थीटा। VM साइन थीटा तो हमने कहा है एज वी नो डेट, और I इज इक्वल टू IM साइन थीटा भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे, फेज डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक काम कर ली, बस ठीक है, फेज डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। अब ये बात याद रखनी कि रजिस्टर में कोई भी लीड और लैग नहीं करता, ये हमेशा बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर के क्रॉस कोई भी चीज़ लीड या लैग नहीं करती। लाइक हम लोग ये नहीं कहेंगे कि करंट लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, सो हम लोग कहेंगे कि कोई भी चीज़ लीड या लैग नहीं करती। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है इसमें हम लोग फेज डायग्राम देखना चाह रहे हैं। फेज फिगर को हम लोग देखेंगे और इसके बाद हम लोग फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फेज डायग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लाइन लगाती हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो वोल्टेज करंट जो है वो ब्लैक से हम लोग लेते हैं करंट को, क्लियर हो गया। और इसी तरह से अगर आप लोगों ने वोल्टेज को लेना है तो वोल्टेज को किससे लेंगे, ब्लू से ले लेते हैं। वोल्टेज हमेशा करंट की निस्बत क्या होता है, थोड़ा सा ग्राफ में बड़ा होता है, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने क्या लेना है, इसके बाद फेस डायग्राम में अब हम लोग पावर भी देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कोई भी चीज़ लीड या लैग नहीं करी, पावर करंट जो होगा स्मॉल होगा ड्यू टू रेजिस्टेंस
रजिस्टर के क्रॉस करंट क्या होता है, स्मॉल होता है। तो अब मैं देखूंगी कि पावर मेरे पास क्या होगी। तो पावर हमेशा क्या होता है, पावर वोल्टेज और करंट की निस्बत ज़्यादा अपने वैल्यू बड़ा रखता है, ठीक है। और पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। पावर का ग्राफ भी ऊपर ही बन रहा है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पावर मेरे पास क्या है, लाइन के ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो पावर भी हमारे पास ऊपर आ रहा है और साथ में पावर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और वोल्टेज ब्लू में हमारे पास, और जो करंट है वो किस में है, ब्लैक में है। करंट ब्लैक में लिया हुआ है हमने, और वोल्टेज किस में लिया हुआ है, ब्लू में लिया हुआ है। सो इस तरह से आप लोगों ने ग्राफ बना लेना है थीटा एंगल को एक्स एक्सिस पे रखते हुए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे कि हमारे पास 0 डिग्रीज कहाँ पे, 90 डिग्रीज कहाँ पे है, 180 डिग्रीज एंड 270 डिग्रीज, एंड द लास्ट वन इज 360 डिग्री। हमेशा हम जो एसी ग्राफ लेते हैं वो हमेशा एक पूरे साइकिल का लेते हैं, ठीक है। हम लोग साइकिल से ज़्यादा कर ही लेते हैं क्योंकि हमें मुश्किल होती है। हम लोग एंगल भी साथ साथ बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, और बुक में भी आपके पास ऐसे ही गिवन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ग्राफ में या फिर इस एसी थ्रू रजिस्टर में कोई भी करंट या वोल्टेज में से कुछ भी लैग या लीड नहीं कर रहा होता। तो इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, मीन्स बोथ राइज एंड फॉल टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि दोनों इकट्ठे ही ऊपर पहुंचेंगे और दोनों इकट्ठे ही नीचे आएंगे। सो पावर आउटपुट की बात करते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखनी, आप लोगों ने एक छोटा सा एक आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमेशा ये बात याद रखनी है, वी एम जो होता है, वी एम इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो वी एम हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है किससे, वी आर एम एस से। और इसी तरह आई एम क्या होता है, बड़ा होता है आई आर एम एस से। आई आर एम एस कैसे आता था, जब हम लोग वी एम को या फिर आई एम को डिवाइड करें √2 से। तो पावर आउटपुट देखेंगे, फेस डायग्राम हमने देख लिया। पावर भी देखना चाहते हैं कि पावर ये कैसे पॉजिटिव आ रहा है और ज़्यादा आ रहा है। पावर आउटपुट आप लोग देखेंगे कि पावर हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। P इज इक्वल टू वी आई। इसी तरह से पावर इंस्टेंटेनियस मैंने आप लोगों को पहले पिछले उसमें बताया था, मतलब एक इसी लेक्चर में पीछे बताया था कि आप लोगों को वी एम आई एम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्यों आया, क्योंकि वी एम साइन थीटा होता है और आई एम साइन थीटा होता है। दोनों के साइन को जब हम लोग ऐड करेंगे या फिर पावर्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, साइन स्क्वायर थीटा जब मैं एवरेज पावर निकालना चाहूँगी तो वी एम आई एम और साथ में क्या हो जाएगा, एवरेज साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जो कि मैंने एवरेज का आपकी वैल्यू बताई थी वो क्या होती है, हाफ होती है। वी एम आई एम हाफ हो गया, ठीक है, हाफ। और इसी तरह से जब मैं फर्दर आगे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास हाफ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, वी एम आई एम 1/√2 1/√2। तो इस तरह लिख दिया। एंड देन जब मैं फर्दर आगे सबके नीचे, दोनों के नीचे डालूंगी वी एम ओवर √2 को और आई एम ओवर √2 को, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस। मतलब ये कि पावर एवरेज क्या आ गई है, वी आर एम एस आई आर एम एस। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोग व्हेन एसी कंट्रोल्स रजिस्टर मैक्सिमम पावर इज लॉस्ट। जब हम लोग एसी को जब हम लोग लेते हैं, एसी लेते हैं तो हमारे पास होता है क्या है कि एसी के साथ हम लोग जब रजिस्टर लगाते हैं तो पावर क्या होता है, पावर इज लॉस्ट, पावर ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस लगाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रजिस्टर क्या करता है कि खुद पावर लेता है और ख़ुद ही एनर्जी खाने लग जाता है, ठीक है। सो इससे आप लोगों को क्या पता चला है कि हम लोगों ने यहाँ से जब आर एम एस वैल्यू निकाली है पावर एवरेज की, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस हमारे पास पावर निकल आई है। तो सेम टू सेम डेरिवेशन आप लोग पावर थ्रू रजिस्टर जब आपके पास पेपर में आएगा तो आप लोगों ने सेम टू सेम डेरिवेशन करनी है और बिल्कुल अच्छे से करना है और इसको थोड़ा सा और मतलब खूबसूरती के साथ लिखना है और साथ में फिगर आपने लाजमी बनाना है। तो इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन बुक से भी करनी है, तो मैं बुक से आप लोगों को करवाती हूँ अब।
To consider a circuit containing a resistance R connected across an alternating voltage source, as I have told you, मैंने आपको सब कुछ बता दिया. Then free electrons flow in one direction for the first half cycle. फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करती हैं. लाइक अगर मैं बताऊँ यहाँ पर आप लोगों को सर्किट बना के कि मेरे पास ये रजिस्टर है और ये हमारे पास AC सोर्स लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन मूव करेंगे. उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगी. तो द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट पासिंग थ्रू देयर जीरो वैल्यूज एट द सेम इंस्टेंट एंड अटेन देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक्स एट द सेम इंस्टेंट. मतलब ये कि जो अप्लाइड वोल्टेज होगा, मतलब जो वोल्टेज हमने लगाया हुआ है और जो करंट होगा वो ज़ीरो वैल्यूज़ पे भी सेम इकट्ठे, मतलब इकट्ठे दोनों ज़ीरो वैल्यूज़ पे आ रहे होंगे और इकट्ठे दोनों क्या आ रहे होंगे, मैक्सिमम वैल्यू पे भी आ रही होंगी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि रजिस्टर में फेस लीडिंग और लैगिंग नहीं होता. सो उसके बाद मैं क्या कहूँगी कि इसके बाद हमारे पास है कि सच दैट द करंट इज़ इन प्लेन विद अप्लाइड वोल्टेज. करंट क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज के साथ साथ ही अपना एंगल बना रहा होगा. सो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे पास है आगे हमारे पास है कि द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय. अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग कैसे लिखते हैं, V इक्वल टू VM साइन थीटा या फिर साइन ओमेगा इंटू टी. इसके बाद हम लोग फर्दर देख रहे हैं कि एज अ रिजल्ट मैंने आप लोगों को भी फेज डायग्राम बता दिया है और ये हमारे पास जो क्लॉक बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं फेजर. फेजर का मतलब क्या होता है, वैसे तो हम लोग फेज एंगल को बोलते हैं और एंगल कभी वेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन जब हम लोग फेजर की बात करते हैं तो फेजर में होता क्या है कि हमारे पास वेक्टर के फॉर्म में हम लोग एंगल को दिखाना शो करते हैं. ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो ब्लू वाला जो एरो है वो किसके लिए, वोल्टेज के लिए, और जो रेड वाला है वो किसके लिए, करंट के लिए. करंट और वोल्टेज दोनों की इसमें स्टार्ट हो रहे हैं जीरो से, इकट्ठे स्टार्ट हो रहे हैं. सो दोनों के जो एरोज हैं वो क्या होंगी, इकट्ठे ही हमें शो हो रही हैं. सो उसके बाद मैं आगे आप लोगों को फर्दर बता रही थी कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वोल्टेज, इस वोल्टेज के नतीजे में होता है क्या है कि एन अल्टरनेटिंग करंट आई will flow in the circuit. The applied voltage has to overcome the potential drop in the resistance only, that is V is equal to IR. मतलब है कि जो applied voltage है उसने ओवरकम करने पोटेंशियल ड्रॉप को रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो जिसको हम लोग कैसे बताएंगे कि V इज इक्वल टू IR यानी ओहम्स लॉ वाले फॉर्मूला से. सो मैंने ये डेरिवेशन सारी आपको बता दी थी और लेक्चर को दोबारा से अगेन देखना है. अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना. तो वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम. वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है. कब होती है, जब हमारे पास साइन थीटा कितना होता है, 1 होता है, मतलब साइन 90 डिग्रीज होता है. तो इक्वेशन 1 and 2 शोज दैट ये तमाम वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दी है. VM/√2 क्या होता है, VRMS होता है. आप लोगों ने RMS की टर्म्स में इन वैल्यूज़ को बताया, VRMS या फिर IRMS को. तो इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है. V इज इक्वल टू VRMS और I इज इक्वल टू IRMS. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज पे है कि पावर लॉस इन एन रजिस्टर के क्रॉस पावर लॉस मैक्सिमम होता है, मैंने आपको बता दिया. तो पावर लॉस मैक्सिमम होता है, लेकिन हम लोग जब एवरेज पावर देखेंगे तो एवरेज पावर मैक्सिमम से थोड़ा कम होता है. द पावर कर्व फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट. जब हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं करंट एंड वोल्टेज को, तो हमारे पास क्या आता है, करंट एंड वोल्टेज को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास पावर्स आ जाती हैं. अब इक्वेशन 15.9 जो हमारे पास गिवन थी पिछले पेज पे, वो क्या बता रही थी कि पावर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. पावर हमेशा पॉजिटिव होती है एक्सेप्ट एट पॉइंट 0 डिग्रीज, 180 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज एट विच इट्स ड्रॉप टू ज़ीरो. सिवाय किस पॉइंट के, सिवाय पॉइंट 0 डिग्रीज़ के, 90 डिग्रीज़ के और 180 डिग्रीज़ के. क्योंकि और 0 डिग्रीज, 180 डिग्रीज और 360 डिग्रीज पे हमारे पास क्या होता है, पावर क्या होती है, ज़ीरो आ जाती है. क्योंकि पावर का जो ग्राफ है आप लोग देख रहे हैं, स्टार्ट ज़ीरो से हो रहा है और मैक्सिमम पे जा रहा है, फिर अगेन ज़ीरो हो रहा है, फिर मैक्सिमम पे जा रहा है, फिर ज़ीरो हो रहा है. This means that the voltage source is constantly delivering power to the circuit which is consumed by the circuit. मतलब ये कि इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज सोर्स जो है कॉन्स्टेंटली पावर डिलीवर कर रहा है सर्किट को, जो कि कंज्यूम की जा रही है. सर्किट मतलब सर्किट कंज्यूम कर रहा है और वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा है, पावर दिए जा रहा है कॉन्स्टेंटली. तो एवरेज पावर डेसिपेटेड इज रेजिस्टर R over one complete cycle of the applied is
मतलब हमें एवरेज जो पावर डिसिपेट कर रहा है रेजिस्टर उसका हमें इक्वेशन दे दिया गया, जो कि है V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई, और V की जगह क्या लिखेंगे वी एम साइन थीटा, और I की जगह क्या लिखेंगे आई एम साइन थीटा। सो साइन स्केयर थीटा आ गया था। साइन स्केयर थीटा को हम लोग हाफ के बराबर लेते हैं जब उसका एवरेज निकालते हैं, साइन स्केयर थीटा का एवरेज, तो हमारे पास हाफ के बराबर आ जाता है। और हाफ को हम लोग 1/√2 भी लिख सकते हैं। 2 दफ़ा जब हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास अगेन हाफ वापस आ जाएगा, और इस तरह से हमें पता चला कि पावर इज इक्वल टू VRMS एंड IRMS। सो अब इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल करेंगे 15.1 एंड असाइनमेंट 15.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।